1 2 3 4 5 करने के लिए और आपका भारत में स्वागत है। सर, जिस तरीके से नेपाल में अभी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, सरकार कभी अल्पमत में आती है, कभी बहुमत में आती है, उसका किस तरीके से आप देखते हैं नेपाल के अंदर और भारत के रिश्ते को? न ये एक बड़ा संकट से नेपाल अभी गुजर रहा है। जो बहुमत प्राप्त सरकार था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का, और वो दो हिस्से में विभाजित करीब हो गया है। और प्रधानमंत्री ने नेपाल के संविधान के खिलाफ जो संसद विघटन का प्रस्ताव किया था, वो सर्वोच्च अदालत ने फिर पुनर्बहाली कर दी है। तो अब फिर संसद का अधिवेशन शुरू होगा, नई सरकार बना के हम आगे बढ़ेंगे। और फिर भी ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है जब इलेक्शन में बहुमत प्राप्त करके जनता ने जो जनादेश देते हैं 5 वर्ष के लिए, और उसको पूरा कर ना पाने और बीच में ही संसद को विघटन करके अस्थिरता लाने, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए हम अब नेपाल में जाके सब पार्टियों से बात काम करेंगे या कैसे ऐसे परिस्थिति को संभालें, नेपाल में राजनीतिक स्थिरता हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और भारत लगाए छिमेकी देश से अच्छे रिश्ता हो, यही हमारी मेन एजेंडा है। उसके लिए हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से देश के अंदर ही स्ट्रांग नहीं होगा, तो बाहर किस तरीके से वो अपने रिश्ते को मजबूत कर पाएंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत हमेशा से एक पड़ोसी मुल्क रहा है, रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। ऐसे में लगता है कि भारत और आसपास के जितने भी आपके देश हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों की मजबूती रहेगी अगर अंदर ही राजनीति अगर ठीक नहीं रही तो? क्योंकि नेपाल में डेमोक्रेसी का आगमन थोड़ा लेट हुआ, इसलिए भी ये प्रॉब्लम है। इंडिया में आप देखें तो 1947 में जो इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेसी की दौर शुरू हो गई, तो नेपाल में ऐसा नहीं हुआ। जो 1950 से जो पार्शियल डेमोक्रेटिक चेंज हुआ, तो उसके पूर्ण चेंज तो हमने 2015 में जो संविधान सभा से संविधान बनाए और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषणा किया, उसके बाद ही नेपाल को पूर्ण लोकतांत्रिक देश कहा जा सकता है। इसीलिए तो अभी तो 5 साल ही हुए। तो इसीलिए कुछ समय तो ऐसा ही होता है कि रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन आगे पीछे होता है, डेमोक्रेसी मजबूत होता है, इसका यही मानना है। तो डेमोक्रेसी के जो जो जग है, नींव हैं, वो अभी मजबूत नहीं हो पाए। तो इसीलिए हम इसके लिए जो मेजर वहाँ की पार्टी हैं अभी, और नेकपा और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, अगर वो टूट के 2 हो गई तो उसके बाद नेपाली कांग्रेस पार्टी है, वो जो लिबरल डेमोक्रेसी में विश्वास करता है। उसके बाद थर्ड फोर्थ हम हैं, जनता समाजवादी पार्टी। हम एक इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में आधारित एक नई समाजवादी डेमोक्रेटिक विकल्प हम देना चाहते हैं। इसलिए 4 मेजर फोर्सेस होंगे, इनको मिल के ही आपको समाधान ढूंढना होगा। हम वही प्रयत्न करेंगे। कैसे देखते हैं आप, कब आएगी स्थिरता, कितना मजबूत होगा आने वाले समय में नेपाल और नेपाल की सरकार? न, कुछ समय ऐसे दौर से तो हम जाना ही पड़ेगा, फिर भी इससे लेसन लेके आगे बढ़ना होगा। अब इस समय एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करने का समय भी नहीं है। हम जाके इसको समीक्षा करेंगे, हमारे देश की स्थिरता देने और डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करने और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस में हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ इंडिया जो हमारा नज़दीक का पड़ोसी है, इकोनॉमिक सोशल कल्चर रिलेशनशिप बहुत पुराने हैं, तो इसके साथ का जो रिश्ता कुछ समय से थोड़ा ख़राब हो रहा है, उसको सुधार करने के लिए भी हम कोशिश करेंगे। सर, आप चूँकि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आपका नेपाल को रहा है और आप बहुत करीब से वहाँ की राजनीति और रिश्तों को देखते हैं, क्या वजह है कि इंडिया और नेपाल के रिश्तों में इतना खटास हुआ? नहीं, इसके मैं 2 बात मानता हूँ। मैं तो अपने हेल्थ चेकअप के लिए ही आया था। मेरे फॉर्मली तो मेरे किसी से बात नहीं हुई, इनफॉर्मली मेरे कुछ मित्रों से मैंने यहाँ बात किया। तो मेरा ये मानना है, नेपाल और भारत के बीच में हाई पॉलिटिकल लेवल पे इतने बातचीत नहीं हो पा रहा है। जो पहले के ज़माने में जो टॉप लीडरशिप जो डायरेक्ट बात करते थे, समस्या हो तो उनको समाधान करने की कोशिश करते थे। इंडिया में भी थोड़ा चेंज आ गया। भारतीय जनता पार्टी तो अभी कुछ साल से ही पूरे सत्य में आई है। नेपाल में भी डेमोक्रेसी अभी भी आया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और नेपाल के जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके बीच में पॉलिटिकल लेवल पे बातचीत करके इसको सही रास्ते पर लाना चाहिए। एक तो वो मैं गैप देख रहा हूँ। दूसरा, पीपल टू पीपल लेवल पे जो रिलेशन हमारे हैं, उसको
दो देश के संबंध को और मजबूत करने के लिए भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसे अट्रैक्टिव जो चैनल्स होते हैं, मीडिया होता है, सिविल सोसाइटी होता है, उनके बीच में भी सलाह मशवरा और कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसको भी मैं कमी देखा, इसलिए बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग यहाँ दिल्ली में लग रहा है नेपाल तो पूरा इंडिया को छोड़ के चाइना की तरफ गया। ऐसी बात, ऐसे परसेप्शन सही नहीं है। नेपाल के दो बड़े छिमेकी हैं, भारत और चीन, तो फिर भी हमारे रास्ता जो रिश्ते हैं तो ऐतिहासिक रूप से तो इंडिया से ही करीबी हैं। ज़्यादा लेन देन जिससे होता है उसे समस्या भी होता है। चाइना भी हमारा असल दोस्त है, फिर भी उनसे इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता क्योंकि वो हिमालय के उस पार है वो। तो इसीलिए ही ऐसा जो मिसकंसेप्शन दिल्ली में है उसको नहीं होना चाहिए। नेपाल ये क्यों होता है सर मिसकंसेप्शन? क्या आपको लगता है कि जो आप जो बात कह रहे हैं कि पॉलिटिकल गैप है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, क्या ऐसा लगता है कि चाइना उसका इस्तेमाल कर पाता है कि इधर बात नहीं हो रही है तो हम अपनी बढ़त नेपाल की तरफ दें? नेपाल, ये भी बात सही है कि नेपाल में चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, क्या आप मानते हैं इस बात को? नहीं, इतना नहीं, वो अब कुछ साल से थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट तो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट तो प्रॉफिट के लिए करते हैं। इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट हर किसी जगह पे हो सकता है, चाइना का भी हो सकता है, ये अलग बात है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के जो इशू हैं उनके लिए तो पॉलिटिकल लेवल से ही बात करके ही हल करना होगा। इसीलिए मैं बस एग्जांपल ही वही दे रहा था, ये कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। ऐसा है जो यहाँ जो लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना वही है। तो हम चाहते हैं अगर अच्छी तरह से हाई लेवल पे पॉलिटिकल डायलॉग हों, जितने भी समस्या हमारे वहाँ समस्या हैं और सीमा की समस्या हैं और जो इकोनॉमिक रिलेशन की जो समस्या हैं, इन्वेस्टमेंट की समस्या हैं, अब बैठ के बात करके समाधान किया जा सकता है। इंडिया का नेपाल में क्या इंटरेस्ट है और नेपाल का भारत में क्या इंटरेस्ट है, दोनों बैठ के अगर बात करेंगे तो समाधान निकल आएगा। इसलिए इस तरह से सोचना चाहिए, मेरा मकसद वो है। आपने सीमा की भी बात की सर, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में सीमा का जो विवाद है वो सुलझ जाएगा? क्योंकि काला पानी, बॉर्डर इश्यूज ये लगातार बढ़ रहे हैं नेपाल की तरफ से, जो कि पहले कभी नहीं हुए थे। नहीं, वो तो पुरानी समस्या है ना। वो जो सुगौली संधि कहते हैं, जो अंग्रेज़ के ज़माने में 1815-16 में जो समझौता हुआ था, सीमा समझौता, उसमें नेपाल का पश्चिमी सीमा काली नदी कहा गया। तो काली नदी का उद्गम स्थल क्या है वो उसमें मेंशन नहीं किया है ट्रीटी में, और कोई नक्शे वगैरह भी एक्सचेंज नहीं किए। इसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन शुरू से ही है। इसलिए इसको बैठ के समाधान करना चाहिए। मैं तो इतनी बड़ी बात नहीं समझता हूँ। सर, दो तीन बड़े हार्ड सवाल हैं जो कि भारत में इसकी चर्चा होती है, मैं चाहूँगा कि आपसे पूछूं, ये मौका है मेरे पास। क्या आपको लगता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल को है, इस वजह से रिश्ते इंडिया के खराब हो रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। मैं वही तो कह रहा था, ये सही बात नहीं, ये सही परसेप्शन नहीं है। पीपल टू पीपल रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, कल्चरल रिलेशन, जो लिंग्विस्टिक एफिनिटी, हिस्टोरिकल रिलेशन जो इतने नज़दीक हैं, तो कैसे किसी की वजह से ये खराब कैसे हो सकता है? तो इसलिए किसी दूसरे को दोष देना अच्छा नहीं होगा। तो हम खुद दोनों पक्ष बैठ के इसको समाधान करना चाहिए। मेरे हिसाब से वो संभव है, तो मैं अपने तरफ से जितना कर सकता हूँ मैं करने के लिए मैं भी कोशिश करूँगा। सर, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 6 साल हुए हैं और उन्होंने वो हर कोशिश की है कि सारे दुनिया भर के जितने भी देश हैं भारत के साथ या भारत के पक्ष में, उनके साथ वो रिश्ते अच्छे करें। कोविड के समय भी उन्होंने बहुत सारे डोजेस दिए हैं कई कंट्रीज को फ्री। को कैसे देखते हैं एक पूरी नीति जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत में है, और उसका इम्पैक्ट किस तरीके से नेपाल में पड़ रहा है, और कोविड को लेकर जो मदद मिली है उसको लेकर कैसे देखते हैं? ये कोविड के लिए हम भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो वैक्सीन तैयार किया गया है वो नेपाल को मिला है, तो उसकी वजह से हमें बहुत रिलीफ भी मिल गया है। हाँ, इसके लिए मैं अपनी तरफ से और नेपाली जनता की तरफ से भारत सरकार को, भारतीय जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक मोदी जी के शासन में संबंध की जो बात है, उन्होंने मेरे हिसाब से संबंध सुधारने के लिए बहुत कोशिश भी की। शुरू में अच्छे रिलेशन भी बने, बाद में दोनों के बीच में नेपाल की सरकार और यहाँ की सरकार के बीच में पता नहीं कहाँ कम्युनिकेशन गैप हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो या क्या हुआ, तो रिलेशन बिगड़ गए। तो इसलिए उससे हम भी चिंतित हैं। इसलिए हाई लेवल पे बात करके इसको समाधान करना चाहिए, मेरा वही मानना है। आप इसमें शामिल होंगे? नहीं, मैं तो हमेशा ही अच्छे रिलेशन के पक्ष हूँ, क्योंकि नेपाल का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, भारत से ही कोऑपरेशन करके ही हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा मानना है।
दूसरे देशों से इसका मतलब दूसरे देशों से संबंध नहीं रखेंगे ऐसी बात नहीं है। हम एक सोवरेन कंट्री हैं, भारत से हम संबंध रखेंगे, तो सबसे नज़दीकी संबंध तो भारत से ही होना होगा। तो इसीलिए मैं उसके लिए मैं हमेशा प्रयत्न ही करूँगा। और इंडिया के लिए भी जो हिमालयी क्षेत्र में भारत, चीन और अमेरिका के जो सामरिक द्वंद्व बढ़ने जा रहा है, उसके लिए भारत का जो सामरिक जो इंटरेस्ट है वो क्या है और वो बताएं, तो उनको भी हम जो कितना मदद कर सकते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं। इसलिए मेरा तो यही मानना है, नेपाल का डेवलपमेंट का इंटरेस्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंटरेस्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इंटरेस्ट और इंडिया का जो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का जो इंटरेस्ट है, ये दोनों इशू को टेबल में रख के बात करके समाधान ढूंढना चाहिए। वो होगा, वो संभव होगा। उसके लिए मैं अपनी तरफ से जितना हो सके मैं मदद करूँगा। लेकिन चुप कहाँ है, ओली की सरकार में या मोदी की सरकार में? नहीं, ये तो ये कहना भी मुश्किल है। फिर फॉर्मली जो देश के जो गवर्नमेंट होते हैं दोनों तरफ से जिम्मेवारी तो लेना चाहिए। हम तो अभी गवर्नमेंट नहीं है, फिर भी नेपाल भारत संबंध का अच्छा हो ऐसा मानने वाले और शुभचिंतक होने के नाते मैं अपनी तरफ से दोनों पक्ष के बीच में ऐसे संवाद आगे बढ़ाएं और समस्या समाधान के लिए मैं हमेशा कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसमें आते हैं कि आपका तो ये हम लोगों का सर एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है ऑल ओवर इंडिया में और अक्रॉस द सात कंट्री उसको भी देते हैं सर। और मैं सर आपने ये कुछ न्यूज़ रखा था, वो पढ़ के वो लिखने है। थैंक यू सर, मेरा कार्ड है, मैं आपको चाहूँगा कि मैं दूँ आपको कोई लिंक वगैरह हो तो भेज दीजिए। 100% सर, आप मुझे अपना नंबर दे देंगे तो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल सर। मैं कई बार नेपाल आ चुका हूँ सर। दोनों में कर लेना सर। आप 98 आपका सर कोड क्या है? कोड 977 977 30 98082136। व्हाट्सएप में भी हूँ। अच्छा, कोई लिंक है तो उसमें आप वहाँ भी शेयर करो। 100% सर। मैं दोनों मोड में जाए, वीडियो और प्रिंट। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और कहाँ के रहने वाले? मैं सर हूँ तो वैसे बेसिकली बिहार से, लेकिन दिल्ली में बिहार औरंगाबाद और मैं कई वर्षों से पढ़ाई लिखाई और सब चीज़ें ही मेरी हुई है, दिल्ली में नहीं। एक मिनट फ़ोटो ले लेना।